सबसे पहला क्या है दोस्तों, इसमें इस वीडियो में जो लाया गया है, किंग ऑफ फर्टिलाइजर यानी दोस्तों उर्वरकों का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया गया टोटली आपके सिलेबस बेस्ड प्रश्न है, यानी आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्न है, जो कि परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न देखेंगे, किंग ऑफ फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यूरिया को कहते हैं। उर्वरकों का राजा कौन है, यूरिया है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे भी जो प्रश्न है वो यूरिया से ही संबंधित है। और आगे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, यूरिया का निर्माण किसने और कब किया। दोस्तों यूरिया का निर्माण रेनीले नामक वैज्ञानिक ने सन 1773 ईस्वी में पशुओं के मूत्र से किया। दोस्तों जो पहला यूरिया का निर्माण किया था इन्होंने रेनीले नामक वैज्ञानिक ने, वो यूरिया इस तरह के दानेदार यूरिया नहीं था, बल्कि दोस्तों वो यूरिया को बस पहचाने थे कि पशुओं के मूत्र में यूरिया होता है और उसको अलग किए थे। ठीक है दोस्तों, तो यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया, तो दोस्तों रेनीले नामक वैज्ञानिक 1773 ईस्वी में किससे, पशुओं के मूत्र से किया। और आगे है, कंपोस्ट खाद बनाने की बेंगलोर विधि किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों कंपोस्ट खाद तैयार करने का एक विधि है जिसका नाम है बेंगलोर विधि, आप लोग पढ़े भी होंगे। उस विधि को किसने दिया था दोस्तों, तो दोस्तों डॉक्टर CN आचार्य नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कंपोस्ट खाद बनाने के बेंगलोर विधि को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। यह एक विधि है। और आगे है दोस्तों, कंपोस्ट खाद बनाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। कंपोस्ट खाद बनाने वाला दोस्तों प्रथम वैज्ञानिक हटचिंसन और रिचार्ड थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, हटचिंसन और रिचार्ड ने कंपोस्ट खाद बनाने का सबसे पहला काम किया था। ठीक है, और आगे समझेंगे दोस्तों। और दोस्तों आगे है, गोबर की खाद तैयार करने की बॉक्स विधि किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है गोबर की खाद तैयार करने की बॉक्स विधि, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा CA सैमसन। ये संजू सैमसन क्रिकेटर नहीं है, यहाँ पे नाम है, बस इसको याद करने के लिए आप लोग आसान तरीका समझ लीजिए। गोबर की खाद तैयार करने के लिए बॉक्स विधि CA सैमसन द्वारा दिया गया था। कब दोस्तों, 1914 ईस्वी में। आप CA सैमसन को संजू सैमसन के नाम से मिला जुला करके याद कर सकते हैं, यानी गोबर की खाद बनाने की बॉक्स विधि CA सैमसन द्वारा दिया गया। और कब दोस्तों, सन 1914 ईस्वी में। कब, 1914 ईस्वी में गोबर की खाद बनाने की बॉक्स विधि CA सैमसन द्वारा दिया गया। और आगे देखेंगे, भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों का खपत वर्ष 1914 में कितना था। दोस्तों 1914 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1947 होगा। ठीक, यहाँ पे गलत हो गया है, पर कोई बात नहीं, यानी 1947 में दोस्तों उर्वरकों का कुल खपत भारत में कितना था दोस्तों भारत में 1947 में उर्वरकों का कुल खपत 35,000 टन था। कितना, 35,000 टन। ये दोस्तों आंकड़ा 1947 का है। और आगे देखेंगे, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसकी खली में होता है। दोस्तों नाइट्रोजन ये उर्वरक वाला नहीं, लेकिन जो कुछ खाद होते हैं उससे नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है, जो कि जैविक खाद होते हैं, जैसे कि सोयाबीन की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, कुसुम की खली हो गई। तो दोस्तों सर्वाधिक नाइट्रोजन का स्रोत जो होता है वो कुसुम की खली होती है। किसकी खली में दोस्तों होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, कुसुम की खली में। दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बीच से छोड़कर भागिएगा मत, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और जो छात्र वीडियो को अंत तक देखेंगे उनको इस वीडियो का महत्व पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बीच से छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि गाना सुनने से तो अच्छा है इस वीडियो को देखकर कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बार और से रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आगे देखेंगे, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि सर्वाधिक जो नाइट्रोजन होता है वो कुसुम की खली में होता है। और दोस्तों कुसुम के बारे में एक और बात बता दें आपको, कि जो कुसुम होता है इसका तेल कैंसर रोगियों के लिए रिकमेंड किया जाता है, यानी कैंसर के रोगियों को सलाह दिया जाता है कि आप कुसुम के तेल को खाओ, आपको कैंसर का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कुसुम क्या है, एक कैंसर कारक को भी ख़त्म करता है, और इसमें नाइट्रोजन, इसकी खली में नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा होता है। और आगे देखेंगे,
यांत्रिक कंपोस्ट किसने तैयार किया जाता है, किससे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यांत्रिक कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है किससे, किस चीज़ से। तो दोस्तों यांत्रिक कंपोस्ट कूड़ा कचरा तथा शहरी सीवेज से तैयार किया जाता है। दोस्तों यांत्रिक कंपोस्ट आपका कूड़ा कचरा तथा शहरी सीवेज से तैयार किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे इसके साथ ये शहरी सीवेज क्या होता है। तो दोस्तों सीवेज का मतलब होता है जो शहर में नालियाँ बहती हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ, उसमें नीचे जो होता है वो कचरा, जो मिट्टियाँ होती है काली काली मिट्टी गाद के जैसे बैठ जाती है, उसी को सीवेज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो नाली के कचरा होता है, जो नाली के नीचे गाद के जैसा बैठा होता है मिट्टी, उसको सीवेज बोला जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, कूड़ा कचरा तथा शहरी सीवेज। दोस्तों जो शहरी सीवेज होता है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। और आगे देखेंगे कंपोस्ट बनाने के इंदौर विधि किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों एक आप लोगों से प्रश्न पहले पूछा गया कि कंपोस्ट तैयार करने का बेंगलोर विधि किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों उसके बाद एक और आया है कंपोस्ट तैयार करने का इंदौर विधि किसके द्वारा दिया गया। यानी दोस्तों कंपोस्ट तैयार करने का एक इंदौर विधि भी है जिसको हार्वर्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा हार्वर्ड वैज्ञानिक ने कंपोस्ट खाद तैयार करने का इंदौर विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और दोस्तों आगे देखेंगे किसान का मित्र किसे कहा जाता है। ठीक, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, और इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये प्रश्न बहुत हल्का है लेकिन ये आप लोगों से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसका उत्तर आप लोगों से सुनना चाहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और जाइए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो चलिए हम जानते हैं आगे क्या है। आगे है दोस्तों VAM, यानी VAM का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। दोस्तों VAM का पूरा नाम होता है वैस्कुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, VAM का फुल फॉर्म होता है वैस्कुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा। ये क्या होता है दोस्तों, VAM एक फंजाई होता है। क्या होता है, फंजाई होता है। और आगे देखेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आगे है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुए की मात्रा। दोस्तों चूँकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, कंपोस्ट खाद कूड़े करकट द्वारा तैयार किया जाता है, गोबर की खाद गोबर के द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कूड़े करकट और गोबर को डाल के उसमें हम लोग क्या करते हैं, केंचुओं को छोड़ देते हैं, जो कि तमाम कूड़े करकट और गोबर को केंचुआ द्वारा विघटित करके जैविक खाद में बदल दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट। अब हम लोग समझेंगे कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुओं का मात्रा कितना होना चाहिए दोस्तों। 1000 से 1200 वयस्क केंचुए, यानी प्रत्येक क्विंटल अपशिष्ट में आप लोगों को 1000 से 1200 केंचुओं को छोड़ना होगा। यानी अगर आपके पास कूड़े कचरा या गोबर का ढेर 1 क्विंटल है तो आप लोग उसमें अगर 1000 से 1200 वयस्क केंचुए एडल्ट केंचुओं को छोड़ते हैं, एडल्ट और स्वाम को छोड़ेंगे, तो आपके खाद का निर्माण बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में केंचुओं के किस प्रजाति को पाला जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में, वर्मी कंपोस्ट चूँकि आप लोग जानते हैं वर्मी आ गया तो दोस्तों ये केंचुआ द्वारा तैयार किया जाता है। अब वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुओं के किस प्रजातियों को पाला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ प्रजातियों का नाम लिखा हुआ है। जो पहला है यूरोपीय लुम्ब्रिडिस। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय लुम्ब्रिडिडस। और आगे है दोस्तों ब्लू वर्म, और इसके आगे है इसेनिया भ्रूण। ये दोस्तों आपके सामने जो 3 हैं ये क्या है दोस्तों, ये आपके लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुओं के प्रजाति हैं। और आगे है सुपर कंपोस्ट तैयार करने में कितना दिन लगता है। दोस्तों ये कंपोस्ट है, ठीक है, इसको तैयार करने में कितना दिन लगता है दोस्तों। तो दोस्तों सुपर कंपोस्ट तैयार करने में 120 से 125 दिन लगता है। कितना, 120 से 125 दिन लगता है इसे सुपर कंपोस्ट तैयार करने में। और आगे है NADEP NADEP कंपोस्ट बनाया, यानी दोस्तों ये एक कंपोस्ट का नाम है। ठीक है, NADEP कंपोस्ट बनाने के लिए टंकी के आकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों नेडेप विधि के द्वारा जब हम लोग कंपोस्ट तैयार करेंगे तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 × 3 × 5 होगा। यानी दोस्तों 12 फीट क्या होगा, लंबाई होगा नेडेप विधि में, और 5 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई होगा। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, हो सके तो लिख भी लीजिए पेपर पर, कॉपी पर, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। और आगे क्या है दोस्तों? आगे है भारतीय मृदाओं के लिए विधिवत हरी खाद उपयोग संस्तुति किसने दिया। यानी दोस्तों भारतीय मृदाओं में विधिवत हरी खाद उपयोग की संस्तुति किसने दिया। यानी दोस्तों किसने बताया कि भारतीय मृदाओं में विधिवत हरी खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हरी खाद के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो किसने बताया कि भारतीय मृदाओं के लिए विधिवत हरी खाद उपयोग की जानी चाहिए। तो दोस्तों हॉवार्ड नामक वैज्ञानिक सन 1912 ईस्वी में बताया था। कौन दोस्तों? हॉवार्ड। ठीक है, हॉवार्ड नामक वैज्ञानिक सन 1912 ईस्वी में बताया था कि भारतीय मृदाओं में विधिवत हरी खाद की उपयोग की जानी चाहिए। और आगे दोस्तों देखेंगे जो अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न क्या है दोस्तों? हरी खाद से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है। यानी दोस्तों किस फसल के द्वारा जो है हरी खाद उगाई जाती है जो कि सर्वोत्तम होती है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बता दें, हरी खाद मूंग के द्वारा भी होता है, उड़द के द्वारा भी होता है। ठीक है, यानी ढैंचा के द्वारा भी होता है और सनई के द्वारा भी होता है। लेकिन दोस्तों तमाम जो फसलें होती है उसको लगाया जाता है ताकि हमें हरी खाद प्राप्त हो सके। लेकिन दोस्तों उन फसलों में अगर किस फसल को आप लगाएंगे कि आपको उच्च गुणवत्ता की हरी खाद मिले दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हरी खाद के रूप में सनई को लगाते हैं, क्या किसको दोस्तों? सनई क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है, इसको लगाया जाता है। तो आपने सनई को अब यूज़ किया है खेत में हरी खाद के रूप में दोस्तों, तो आपका जो खाद होगा वो सर्वोत्तम क्वालिटी का होगा। कैसा? सर्वोत्तम क्वालिटी का। ठीक है, यानी सनई के द्वारा हरी खाद का सर्वोत्तम मात्रा हमें मिलती है। और आगे देखेंगे दोस्तों, हरी खाद को मिट्टी में कब दबाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सब प्रश्न था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है, हरी खाद को मिट्टी में कब दबाया जाता है। तो दोस्तों हरी खाद को मिट्टी में 6 से 8 सप्ताह बाद दबाया जाता है। ये 6 से 8 सप्ताह क्या हुआ? जैसे आज आपने फसल की बुआई की, हरी खाद की फसल की, तो बुआई के लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद उसकी जुताई या उसको मिट्टी पलट हल के द्वारा जुताई करके आप उसको दबा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आगे देखेंगे मानव विष्ठा में NPK के मात्रा। ये दोस्तों मानव विष्ठा क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जो कि उत्सर्जन होता है मानव द्वारा, जो मानव शौच करते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें दोस्तों नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है। तो यहाँ पे समझिए, नाइट्रोजन दोस्तों जो होता है वो यहाँ पे NPK पूछ रहा है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो दोस्तों तीनों के यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो 1.5% यानी 1.5% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और 1.1% क्या होता है दोस्तों? आपका फास्फोरस होता है। यानी 1.5% नाइट्रोजन और 1.1% क्या होता है दोस्तों? फास्फोरस। और दोस्तों इसमें पोटास कितना होता है दोस्तों? 0.5% क्या होता है? पोटास होता है मानव विष्ठा में। यानी आधा % क्या होता है? पोटास होता है। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे बढ़ते क्रम में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा याद करने में। दोस्तों आधा % क्या हो गया? के यानी पोटास, और इससे आधा बढ़ाएंगे तो क्या हो गया? 1 हो गया, यानी लगभग 1 ही तो है, 1.1। तो आधा % पोटास और 1% फास्फोरस, और इससे फिर आधा बढ़ाएंगे तो ये दोस्तों आपका 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5% नाइट्रोजन होता है। ठीक दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो यहीं समाप्त होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे हो। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।